हेलो दोस्तों, 2 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 31C क्या है जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि तू है कि नहीं। इट्स आस्किंग वेदर आर्टिकल 31C इज एग्जिस्टिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो रिसेंटली एक 9 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस सवाल को कंसिडर कर रहा है कि क्या आर्टिकल 31C अभी भी एग्जिस्ट करता है या उसका कोई पार्ट एग्जिस्ट करता है या वो कंप्लीटली एग्जिस्ट करता है। आर्टिकल 31C कहता क्या है? आर्टिकल 31C बेसिकली लाया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से। इसमें यह कहा गया था कि कुछ भी लिखा होने दो फंडामेंटल राइट्स के अंदर, कोई भी कानून जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया है, और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए गए थे आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। अगर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून लाया गया है तो उसे इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 31 को वायलेट करता है। उस जमाने में 1971 में आर्टिकल 19 और 31 राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर आते थे और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी आज भी है, उस जमाने में भी था। तो जब यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का जवाब 1973 में केशव नंदा भारती केस में दिया। देखिए, सिंपल सी बात है, 1969-70 में सरकार ने बैंक नेशनलाइजेशन किया तो उन्होंने सभी प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। सभी मतलब पहले 14 बैंक्स, फिर 6 और बैंक्स को। और जब ऐसा किया तो उन्होंने वो जो शेयर्स थे, प्राइवेट बैंक के शेयर होल्डर्स थे, उनसे खरीद लिए, पर उनको जस्ट या फेयर एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं दिया, जिसके चलते राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हुआ। और इसी वजह से, ताकि आगे जाके और ज्यादा लिटिगेशन ना किया जाए, यह आर्टिकल 31C लाया गया। अब केशव नंदा भारती जजमेंट के अंदर यह बताया गया कि देखिए, यह आर्टिकल 31C है ना, यह तब तक वैलिड है जब तक यहां तक लिखा है, ठीक है, बट इसको आगे जो लिखा है वो वैलिड नहीं हो सकता। What does that mean? No law containing a declaration that it is giving effect to such policy shall be called in question in court. इसका मतलब कभी भी आप जुडिशियल रिव्यू को नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करना चाहते हो और ये कहते हो कि ठीक है, अगर 14, 19 वायलेट होते हैं तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, वी एग्री विद दैट मच पार्ट, बट व्हाट वी डोंट एग्री विद इज नथिंग इन दिस एक्ट कैन बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, है ना। तो कोई भी ऐसा कानून जो इस तरीके के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करता है, अगर उसे किसी भी बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते हो, इसका मतलब आप जुडिशियल रिव्यू ले जा रहे हो। यही केशव नंदा भारती केस में कहा गया। अब इसके चलते 1976 में दोबारा से मदर ऑफ ऑल अमेंडमेंट्स आता है, 42nd अमेंडमेंट। वो ये कहता है कि देखो, पहले तो हम शरीफ थे, आर्टिकल 39B और C के लिए ही सिर्फ कह रहे थे, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से कोई भी आर्टिकल होने हो, 39A, 40, 41, 42, कोई भी आर्टिकल हमने इंप्लीमेंट करना है तो इट विल नॉट बी हेल्ड एज बीइंग अगेंस्ट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। 42nd अमेंडमेंट से और ज्यादा तीव्र यह बात हो गई, और ज्यादा जो है पार्लियामेंट ने अपने जो है सिक्का जमाने की कोशिश की। लेकिन फिर 1980 में आता है मिनर्वा मिल्स केस, और मिनर्वा मिल्स केस कहता है भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने 42nd अमेंडमेंट से आर्टिकल 31C पूरा का पूरा चेंज कर दिया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था। अब उस सब्स्टिट्यूटेड आर्टिकल 31C को खारिज कर दिया गया मिनर्वा मिल्स के द्वारा, यह कहते हुए कि आप कभी भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन नहीं दे सकते किसी भी कानून को कि उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। नेवर कैन इट बी डन, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब सवाल यह उठता है कि मिनर्वा मिल्स की इस केस की जजमेंट से क्या आर्टिकल 31C जो 42nd अमेंडमेंट से लाया गया था वो पूरा का पूरा चला गया? हम संविधान में तो देखते हैं इट इज स्टिल देयर, बट क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करता? या सेकेंड ऑप्शन, वो एग्जिस्ट करता है बट इन दैट फॉर्म जो एक्सेप्ट किया था केशव नंदा भारती केस ने। 1973 की जजमेंट में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी डीपीएसपी आता है तो वो चाहे 14 और 19 को
वायलेट करता हो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। नाउ दिस इज बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द कोर्ट। अभी तक हमें समझते थे कि ये इस फॉर्म में आर्टिकल 39 31C एग्जिस्ट करता है, बट कोर्ट अब ये सवाल उठा रहा है कि क्या ऐसा सच में है या नहीं। जैसे ही जजमेंट आएगी हमें पता लगेगा। अभी के लिए हमारा जो अंडरस्टैंडिंग वो ये कि 31C इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 39B and C आर preferred if they are violating, even if they are violating 14 and 19, but Supreme Court is reconsidering this entire interpretation। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं रैपिड रिवीजन के कोर्स का पार्ट बनना, आपके लिए लास्ट कॉल है। 10th में से ये शुरू हो रहा है। CSAT प्लस GS दोनों ही 50 घंटे के अंदर अंदर 1500 टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे और आपकी रिवीजन को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्कार।